आपको याद होगा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करप्शन के एक मामले में जेल जाना पड़ा था और वो लगभग 6 महीने तक तिहाड़ जेल में रहे थे। और ना सिर्फ जेल में रहे थे बल्कि दिल्ली की सरकार भी उन्होंने जेल से ही चलाई थी। और उस वक्त तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया था कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो अड़े रहे कि कोई ऐसा कानून नहीं है संविधान के अंदर जिसमें कि उन्हें इस्तीफा देना पड़े। और वो 6 महीने तक जेल में रहे और उन्होंने वहीं से दिल्ली की सरकार चलाई। यह अलग बात है कि बेल मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन क्योंकि कोई कानून ऐसा नहीं था जो कि उन्हें मजबूर करे कि इस्तीफा वो दे सके। अब इसी पर क्योंकि कोई कानून था नहीं जिससे कि यदि किसी को सजा होती है या कोई गंभीर केस चल रहा है और वो जेल में इस दौरान रहते हैं, तो पद से हटाए जाने का या पद से हटने का कोई कानून इस पर नहीं था। सिर्फ नैतिकता के आधार पर ही लोग जब जेल जाते थे पद पर रहते हुए तो वो अपना इस्तीफा देते थे। लेकिन यदि कोई इस्तीफा ना देना चाहे और वो अपने पद पर बना रहना चाहे तो उसे हटाने के लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन अब मोदी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें कि पद पर रहते हुए यदि कोई 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन खुद ही वो पद मुक्त हो जाएगा। अब क्या है ये सारा मामला, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। मोदी सरकार अब गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर पीएम, सीएम और मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इसके लिए बाकायदा संसद में 3 बिल पेश किए हैं। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है, तो उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो फिर 31वें दिन उन्हें पद से चलता कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। यह बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। अमित शाह ने इन तीनों बिलों को जेपीसी को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी रखा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 8 महीने तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल तो पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम थे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीनों बिल पेश किए जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि जब तक आरोप तय ना हो उससे पहले दोषी मानना संविधान के खिलाफ है। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री को नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। दिस बिल is squarely destructive of the basic structure of the constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। There should be rule of law, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं।
और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में इन तीनों बिलों का विरोध करते हुए अमित शाह पर ऐसी टिप्पणी की जिससे गृह मंत्री भड़क गए। देखिए दोनों के बीच कैसे हुई तीखी नोकझोंक। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है, मंत्री जी। मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। ओवैसी ने भी संसद में तीनों बिलों का विरोध करते हुए इन्हें संविधान विरोधी बताया है। अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, एक बार उनका पक्ष भी सुनिए। हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का, और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीजें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा, कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे। विपक्ष संसद में और संसद के बाहर वोटर रिवीजन को लेकर और जो राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो जिस वक्त अमित शाह ये प्रस्ताव पेश कर रहे थे लोकसभा में, उस वक्त भी विपक्ष के जो सांसद हैं उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा था, और हंगामे के बीच ही ये तीनों बिल अमित शाह ने संसद में पेश किए, जिसके बाद विपक्ष के कुछ सांसदों ने भी अपना पक्ष अभी इस बिल को लेकर रखा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसका विरोध ही किया जा रहा है, लेकिन ये जो तीन बिल हैं जिन्हें आज पेश किया गया है अमित शाह के द्वारा लोकसभा में, अब इनमें है क्या जो इतना हो हल्ला किया जा रहा है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। अमित शाह ने जो तीन बिल पेश किए हैं उनमें पहला जो बिल है वो है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025। अब इसमें क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। अब जो दूसरा बिल है उस पर भी एक नजर डालते हैं। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो।
ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत है। अब जो तीसरा बिल है, एक नजर उस पर भी डालते हैं, जिसको लेकर भी हंगामा आज लोकसभा में हो रहा है और संसद के बाहर भी विपक्ष जो है इन तीनों बिलों का विरोध कर रहा है। तो तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानून में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर कानूनी और सियासी विवाद होते रहे हैं। दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। जमानत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। केजरीवाल की तरह ही तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी भी 241 दिन जेल में रहते हुए मंत्री रहे थे। बालाजी को नौकरी के बदले नगद घोटाले के आरोप में ईडी ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी वो 13 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे थे। हां, इतना जरूर हुआ था कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें बिना विभाग वाला मंत्री बनाए रखा और उनके विभाग अन्य सहयोगियों को सौंप दिए थे। अमित शाह ने जो आज 3 बिल पेश किए हैं, उनमें आपराधिक आरोपों के प्रकार को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अपराध के लिए कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए। इसमें हत्या और यहां तक कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध भी शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि यह कानून लोकतंत्र को मजबूत करेगा या सियासी हथियार बनेगा। और सवाल तो इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से अभी मोदी सरकार की तरफ से और जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 3 बिल लोकसभा में पेश किए गए हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि यह एयर स्ट्राइक होगी करप्शन पर। यह भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे बड़ा हथियार होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं था कि जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का या केंद्र का कोई मंत्री ऐसे भ्रष्टाचार या फिर अपराध में फंसता था जिसमें कि 5 साल से ज्यादा की सजा होने का प्रावधान था, लेकिन केस चलते हुए यदि वो जेल में रहता था तो उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता था कि वो इस्तीफा दे। हालांकि ज्यादातर मामले में यह देखने को मिलता था कि वो नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ देते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल और जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, जिनका उदाहरण हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, उन्होंने इसलिए अपना पद नहीं छोड़ा था क्योंकि संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं था। और अब जबकि ये तीनों बिल संसद में पेश हो चुके हैं, तो इसको लेकर अभी से ही रोना गाना विपक्ष ने शुरू कर दिया है। और जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के पेट में मरोड़ देखी जा रही है, वो बेवजह नहीं है। उनका एक डर यह भी है कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का बेजाया इस्तेमाल कर
अभी तक तो वोट चोरी तक मामला था, लेकिन अब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए भी यह कानून लाया जा रहा है। यानी अभी तक वोट चोरी का मामला था, अब संवैधानिक पद भी चोरी किए जाएंगे। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और साफ तौर से यह कहा जा रहा है कि जैसा अरविंद केजरीवाल या फिर दूसरी पार्टी के जो नेता हैं या फिर दूसरे राज्यों के जो गैर बीजेपी शासित मंत्री मुख्यमंत्री हैं, उन पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दबाव बनाकर ऐसे केस आगे भी कराए जा सकते हैं जिसमें कि 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान हो, और यदि 1 महीने कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री जेल रह गया तो उसका पत्ता साफ, उसकी कुर्सी गई। अब यही डर विपक्ष को सता रहा है और विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, ये जो केंद्रीय एजेंसी है उनका दुरुपयोग कर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मंत्री मुख्यमंत्रियों पर आगे भी कार्रवाई कराई जा सकती है। तो जो ये विपक्ष का डर है ये कितना जायज है, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अपनी राय हमें जरूर दें कि जो ये कानून बनाने की पहल सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी, क्या वास्तव में ये भ्रष्टाचार या फिर जो इस तरह के आपराधिक मामले हैं उन पर रोक लगाने के लिए की जा रही है, या फिर विपक्ष पर नकेल कसने के लिए ये बिल पेश किए गए हैं और जब कानून बनेंगे तो उससे विपक्ष के नेताओं की ही मुश्किल बढ़ेंगी। तो अपनी आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।